हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। आज पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के माबैन दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल हुआ है जी। और इंटरेस्टिंग हो गया ये टेस्ट मैच काफ़ी, और बिल आखिर न्यूज़ीलैंड ने ही ये फैसला किया कि इस मैच को नतीजा खेज बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो आज भी हथियार डाले हुए थे। तो अब देखते हैं जी, इस मैच के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा शाहिद आफरीदी ने, जो पाकिस्तान के इंटरिम चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है, 16 रुकनी। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट मैच चल रहा है सिडनी के अंदर, उसकी अपडेट भी आपको देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन जो टेस्ट का चौथा दिन था आज, उसके बारे में। आज पाकिस्तान अपने स्कोर में कोई इजाफा नहीं कर सका और 408 पे ऑल टीम आउट होगी, जैसे कि कल 407 थे, एक स्कोर बना और हमारी आखिरी विकेट भी गिर गई। तो इस तरह न्यूजीलैंड को 41 रन की फर्स्ट इनिंग्स में लीड हासिल हो गई। न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया, पहला सेशन बहुत अच्छा खेले, गो के पाकिस्तान को पहली विकेट दूसरे ही ओवर में मिल गई थी। बहुत अच्छी बॉल करवाई थी डेवन कॉनवॉय को मीर हमजा ने, और मीर हमजा ने इस तरह अपनी पहली विकेट ली इस सीरीज की। लेकिन उसके बाद केन विलियमसन और डेवन कॉन जो है टॉम लैथम, उसने पूरा सेशन उन्होंने फिर लंच का खेला। उसके बाद लंच लंच के बाद वाला जो सेशन था, उसमें पाकिस्तान ने आके फिर दोबारा कमबैक किया, 114 तक ले आए थे दूसरी विकेट की पार्टनरशिप को टॉम लेथम और केन विलियमसन। तो 114 पे दूसरी विकेट गिरी, 114 पे तीसरी विकेट गिरी, और उसके बाद 128 पे जो है वो 4 विकेटें हम ले चुके थे, और टॉप ऑर्डर सारा हम उड़ा चुके थे। टॉम लेथम भी इसी में आउट हो गए, केन विलियमसन भी इसके अंदर आउट हो गए, निकलस भी इसके अंदर आउट हो गए। अब क्रीज पर कौन मौजूद है? अब क्रीज पर मौजूद है टॉम ब्लंडल, जो उनके विकेट कीपर हैं, और उनको प्रमोट किया गया दूसरे जो बैट्समैन आए, ब्रेसवेल को। हालांकि यहाँ पे डैरल मिचेल ने आना था, लेकिन ब्रेसवेल को ऊपर भेजा गया कि शायद वो तेज खेलेंगे या कुछ भी है, थोड़े बहुत रन जोड़ देंगे। अब जब चौथी विकेट गिरती है न्यूजीलैंड की 128 के स्कोर पर, तो उस टाइम उनकी लीड, आप 128 में 40 ऐड करें, 168 169 रन की उनकी उस टाइम लीड थी। यहाँ पे मैच पाकिस्तान के हाथ में आया, बिल्कुल आया। वो इस तरह आया कि अब ये था कि पाकिस्तान आखिरी 6 विकेटें कुछ मैक्सिमम भी स्कोर करवाए, 70 80 90 करवाए, और 250 के तक उनको रिस्ट्रिक्ट करे, और 250 स्कोर पाकिस्तान चेस करेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेगा, उस टाइम ये फीलिंग आ रही थी। उसके बाद जो है कि क्या होता है जी, हमारे बॉलर से ब्रेसवेल ही नहीं आउट होता। हालांकि ब्रेसवेल वो खिलाड़ी था जिसको अबरार की बॉलिंग समझ नहीं आ रही थी शुरू में। जब वो पूरा खेला है, अबरार को 1 घंटा पूरा जो खेला है वो, उसको अबरार की गूगलीज पिक नहीं हो रही थी, अबरार की बॉलिंग समझ नहीं आ रही थी उसको। हम ब्रेसवेल को आउट नहीं कर सके जी। हमने पांचवी विकेट की शराकत में तकरीबन आप देख लें कि 125 रन बनवा दिए, 125 26 बनवा दिए, और आउट नहीं हमने किया। वो तो मैसेज आया सऊदी का कि भाई मारो, तो उसने जो है टॉम लंडल मारते हुए शॉट आउट हो गया। उसके बाद उसने डिक्लेयर कर दी इनिंग्स। ठीक है, अब लीड हो गई 318 की, ये भी एक ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि फट्टा विकेट है। और उसने कहा चलो चांस लेते हैं। सऊदी ने कहा यार नहीं, ये तो ये पाकिस्तानिया ने तो नहीं मैच का कोई फैसला आन देना, तो चलो यार कोई गल नहीं। उन्होंने उसने भी वही कहा स्टोक्स की तरह कि यार या हमें हरा दो या हमसे जीत जाओ। ठीक है, या हमसे जीत जाओ या हमसे हार जाओ। तो उसने 318 रन का टारगेट दे दिया पाकिस्तान को, और 3 ओवर्स पड़े हुए थे दिन के सिर्फ, और उसने कहा आओ जो जरा 3 ओवर तो गुजारो। क्या होता है, क्या हो सकता है हमारे साथ ऐसी प्रेशर सिचुएशंस में, क्या होता है? तो पाकिस्तानी टीम ने बिल्कुल मायूस नहीं किया, और माशाल्लाह जीरो पे हमारे 2 खिलाड़ी आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक महान, राहुल द्रविड़ जो हैं वो आउट हो गए दूसरी ही बॉल पे। और मैं कितनी वीडियो से ये कहता आ रहा हूं कि अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो इन स्विंगिंग इनकमिंग डिलीवरी को जब खेलता है फ्रंट फुट पे, तो उसके बल्ले और उसके पैड के अंदर कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। आज भी बिल्कुल उसी तरीके से वो बोल्ड हुआ है सऊदी की बॉल पे, कि वो डिफेंसिव फ्रंट फुट शॉट खेलते हुए, इन स्विंगिंग बॉल थी, गेंद पड़ी अंदर आई, और उसके बैट और पैड में गैप थोड़ा सा बना, और उसमें से बॉल निकल गई, और वो इस तरीके से बहुत दफा आउट हुआ है। आप उसकी डिसमिसल्स देख लें जाके पिछले मैचों में भी, कि वो उसकी टेक्निक में ये फ्लॉ है, और मुझे नहीं नजर आ रहा कि इस पे कोई काम हुआ। मोहम्मद यूसुफ साहब ने, मुझे नहीं लगता कि टके का भी काम किया इसके साथ। वो सेम तरीके से आउट हो रहा है, बिल्कुल जिस तरह वो जिस खामी से वो आउट हो रहा था पिछले साल, उसी खामी से, उसी वजह से वो आज भी आउट हुआ। अब नाइट वॉचमैन भेजा गया मीर हमजा को, मीर हमजा साहब की कुर्बानी दी गई, तो उसको उसको आके जो है माशाल्लाह, जो लेग स्पिनर है न्यूजीलैंड का ईश्वर सोरी, तो उसने उसको आउट कर दिया।
लेग ब्रेक फ्रंट फुट पे डिफेंसिव शॉट खेल रहा था, वो बोल्ड हो गया जी। तो पाकिस्तान ने 2.5 ओवर्स खेले, 0 स्कोर और 2 खिलाड़ी हमारे आउट हैं और हम चेस करने जा रहे हैं 319 रन। तो अब कल का दिन पूरा पड़ा हुआ है और अब हमें लग रहा है अजाब, अब ये बन गया पहाड़, क्योंकि मुझे यहां से ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से ये मैच जीतने के लिए जाएगा। अब तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैच पाकिस्तान अगर बचा ले तो मेरे हिसाब से ये जीत ही है पाकिस्तान की, क्या मैच पाकिस्तान ने ड्रॉ कर लिया है। अब जब न्यूजीलैंड के बैटर्स बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि ये तो फिर मुर्दार पिच है, लग ही नहीं रहा, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि ये चौथे दिन की पिच खेल रही है। इतनी सीधी पिच, स्पिनर्स का बॉल टर्न हो रहा है तो इतना स्लो टर्न हो रहा है कि वो भी मैनेज हो रहा है। पेसर्स बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, वो हसन अली जोर लगा लगा के थक गया, रिवर्स स्विंग, हालांकि अच्छी खासी रिवर्स हो रही थी बॉल, लेकिन पिच में जान ही नहीं थी, इतने सारे एज लगे, वो स्लिप तक कैरी नहीं करते थे। माशाल्लाह, ऊपर से माशाल्लाह हमारे सरफराज भाई 2-3 कैच छोड़ दिए, 2-3 स्टंपिंग्स भी छोड़ दिए आज आज में उन्होंने। और भाई आपके हमने स्कोर्स का क्या करना है, आपकी पहली जो जिम्मेदारी है वो विकेट कीपिंग है, विकेट कीपिंग तो आपसे हो ही नहीं रही। इतनी मिसिंग हद होती है यार मिसिंग करने की भी। आप जैसा एक्सपीरियंस बंदा कैसे स्टंप छोड़ सकता है, दो दो स्टंपिंग छोड़ सकता है, 3-3 कैच छोड़ सकता है, मसलन कोई बात ही नहीं हो रही है आपके ऊपर। सिर्फ आपको आपने स्कोर कर दिया, 350 कर दिया ऊपर नीचे, तो इसका मतलब क्या है कि आप विकेट कीपिंग भूल जाएंगे, आपका काम विकेट कीपिंग करना नहीं है। आप एक विकेट कीपर बैट्समैन है, आपका काम है विकेट कीपिंग करना। विकेट कीपिंग आपसे हो नहीं रही, कैचेस आप छोड़ रहे हैं, स्टंप्स आप छोड़ रहे हैं, सिर्फ हमने आपके स्कोर का चार्ट डालना है। सॉरी टू से यार सैफी भाई, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है ना, ये तो कोई बात नहीं है कि इस लेवल पे आके इस तरह की इस क्वालिटी की आप विकेट कीपिंग करेंगे। वो तो मैच ठुकना ही ठुकना है हमें। इतनी लंबी जो 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप लगी है टॉम ब्लंडल की और ब्रेसवेल की, कितने कैचेस छोड़े आपने उसमें, स्टंपिंग्स छोड़ी आपने, कैचेस छोड़े आपने, इसीलिए तो इतनी पार्टनरशिप लगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर है इस टाइम तो वो आपकी वजह से है सरफराज अहमद साहब, आपकी वजह से है। कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा, कोई आप पे बात ही नहीं कर रहा कि जी क्योंकि सरफराज अहमद क्या क्रिकेटर नहीं है क्या, वो ऊपर से उतर के है, वो इस पे बात नहीं हो सकती। इतनी घटिया विकेट कीपिंग की है आपने। अब कल आपने बचाना भी है मैच, अब आपने अगर यहां तक टीम को पहुंचाया है ना, तो सैफी भाई कल फिर बचाए मैच को, कल फिर जितवा के दिखा देना एक दफा। क्या हमारी टीम यहां से मैच नहीं जीत सकती? कराची आपका होम ग्राउंड नहीं है? तो कल मैच बनाएं भाई, बचाएं फिर पाकिस्तान के लिए, जितवाएं या बचाएं, कुछ भी करें, कल आपको खड़ा होना पड़ेगा। कल कल जो है सबसे ज्यादा जरूरत होगी टीम को आपकी। तो ये फील्डिंग की, घटिया फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है कि 318 रन हमने चेस करने हैं, हमारे 0 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए। कल का पूरा दिन अब हमें पहाड़ जैसा लग रहा है कि कैसे हम निकालेंगे पूरा दिन कल का। पाकिस्तानी टीम आई है बैटिंग करने तो पिच लग रहा है कि सीम भी हो रही है, बॉल स्विंग भी हो रही है, बॉल टर्न भी हो रहा है। ये मुझे समझ नहीं आती कि जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं तो पिच सीधा लगता है और जब हम बैटिंग करने आते हैं तो पिच अजीबोगरीब लगता है, जैसे खड्डे पड़ गए हैं पिच के ऊपर। ये सारे हालात हैं आपके सामने इस मैच के कि पिच जो है अजीबोगरीब बिहेव करना शुरू कर देती है जब हम बैटिंग करने के लिए आते हैं। तो कल पांचवा दिन बहुत अहम रहेगा पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान कल कुछ अनहोनी कर सकता है? क्या पाकिस्तान की टीम बाबर आजम कल स्टैंड लेंगे? क्या चौथी इनिंग में जैसे उनका रिकॉर्ड बहुत बुरा है बैटिंग का, क्या कल वो खड़े होकर एक सेंचुरी स्कोर करेंगे? क्या वो टीम के लिए लीड करेंगे कल? क्या वो इस मैच को जितवाने में अहम किरदार अदा करेंगे? ये कल ही पता चलेगा, क्योंकि बाबर आजम साहब की जो सेकंड इनिंग्स की औसत है वो 23-24 रन की है। वो कभी भी चौथे जो मैच की चौथी इनिंग्स हो या वो ओवरऑल टीम की दूसरी इनिंग्स हो, उनमें उनका रिकॉर्ड बहुत ही पैथेटिक है। तो कल बाबर आजम पे ये मैच डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा, सऊद शकील पे, बाबर आजम पे, सरफराज अहमद पे, हमारा पूरा मिडल ऑर्डर कल टेस्ट होने वाला है। और कल एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कैसी बात है कि बाहर दी टीम आके सानू इतने पढ़ने पा रही हैं, ठीक है ना, हमारे घर में घुस के लोग हमें मुश्किलों में डाल रहे हैं और हम मैच बचाते हुए नजर आते हैं सिर्फ कि मैच बच जाएगी इस तरीके से। और जहां तक रही पिचेस की बात, ये भी एक घटिया पिच थी, एक हाईवे था, एक रोड था, टूल टैक्स लगाना चाहिए इसके ऊपर भी। तो पिचेस में सर कोई चेंजिंग नहीं है, ये घटिया पिचेस ऐसी की वैसी चल रही हैं। और एक और हमें जो है ना पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि यार ये देखो, ये रोते थे कि जी हमारे यहाँ टीमें नहीं आती, हमारे यहाँ टीमें नहीं। इन्होंने तैयारी क्या की? इतने साल जो यहाँ पे क्रिकेट नहीं हुई, तो क्या आपने तैयारी की? क्या आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया? क्या आपने अपनी पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया। और जब टीम्स आ गई तो फिर आप सोचो ओह पिचें तो ऐसी बढ़ाई ही नहीं। तो ये सारे हैं, बहुत सारे मामला खराब हैं, गड़बड़ चल रहे हैं, तो इनको सही करना पड़ेगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं जी शाहिद अफरीदी साहब ने, जो इंटरिम चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है 3 मैचेस की, उसके लिए 16 रुकनी स्क्वाड जो है वो आज अनाउंस कर दिया है। अब इसके अंदर जो है कुछ खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है, कुछ खिलाड़ियों को नहीं लिया गया जो कि प्रोबेबल्स में शामिल थे। तो पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। बाबर आजम कप्तान होंगे, फखर जमान की वापसी हुई है ओडीआई स्क्वाड में। इसके अलावा हारिस रऊफ की भी वापसी हुई है इंजरी के बाद। हारिस सुहेल, ये काफी अरसे बाद जो है ये जो बड़ा कमबैक होने जा रहा है सीरीज में, वो हारिस सुहेल का होगा, क्योंकि हारिस सुहेल को प्रोबेबल्स में पहले शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने शर्जील खान और हारिस सुहेल को अलग से बुलाया, इनका फिटनेस टेस्ट लिया और फिर इनको भी प्रोबेबल्स में शामिल किया। उसमें से हारिस सुहेल जो है वो 16 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने में हो गए हैं कामयाब। इसके अलावा इमामुल हक तो लाजमी बात है, वो तो ओपनर है ही है ओडीआई के अंदर। कामरान गुलाम, डोमेस्टिक का एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मर, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा रन्स बनाए, 4 डे यानी कि वनडे क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा रन्स बनाए हैं, टी20 में भी अच्छा जा रहा है, लाहौर कलंदर्स की तरफ से ये पीएसएल भी खेल रहा है। तो फाइनली कामरान गुलाम की सुनी गई और उसे ओडीआई स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है। मेरे हिसाब से तो ये टेस्ट का भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है और इसे टेस्ट में भी जरूर कंसीडर करना चाहिए, लेकिन चलो अभी इसका आगाज है, एक दफा ये टीम में आ जाए, परफॉर्म करे, अगर इसे मौका मिला तो। मेरा नहीं ख्याल कि इसको मौका मिलने वाला है। इसके बाद मोहम्मद हसनैन ऑब्वियसली होंगे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, क्योंकि ये भी नेदरलैंड सीरीज से ओडीआई स्क्वाड में टीम के साथ साथ ही हैं। शाहनवाज धानी होंगे। शान मसूद की भी वापसी हुई है ओडीआई स्क्वाड में। शान मसूद का क्योंकि कमबैक अभी रिसेंटली हुआ है वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में, टी20 में, तो अब ओडीआई, उसके बाद टेस्ट में इनका कमबैक हुआ और अब ओडीआई में भी इनका कमबैक होने जा रहा है, तो शान मसूद की भी वापसी हो रही है ओडीआई स्क्वाड के अंदर। इसके अलावा डोमेस्टिक का एक और बहुत बड़ा परफॉर्मर तैयब ताहिर, सेंट्रल पंजाब की तरफ से ये खेलते हैं और तैयब ताहिर भी 16 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने में हो गए हैं कामयाब। तैयब ताहिर भी 4 डे क्रिकेट हो जाए या वनडे क्रिकेट हो जाए, टी20 हो जाए, ये भी हर तर्ज की क्रिकेट में ये बंदे ने रन्स के अंबार लगाए हैं और इसका सिला इसको मिला है कि इसको 16 रुकनी स्क्वाड में जगह मिली है। तो तैयब ताहिर, गुड लक एंड वेल डन। और इसके बाद जो खिलाड़ी शामिल किया गया, आप सब हैरान होंगे, उसामा मीर। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान कप का जो बेहतरीन बॉलर करार पाया है वो है एक लेग स्पिनर उसामा मीर। उसामा मीर को स्क्वाड में इस वजह से शामिल किया गया है क्योंकि शादाब खान जो है उनकी जो फिंगर है वो इंजर्ड है। तो शाहिद अफरीदी साहब ने शादाब खान से बात की, उनको कहा कि आप पहले बॉलिंग करके देखें कि अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो मुझे बताएं। उन्होंने जब आज बॉलिंग की तो उन्होंने शाहिद खान अफरीदी को बताया कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे और उनकी उंगली में काफी ज्यादा पेन है। तो इसलिए शादाब खान को इस ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और उनकी जगह उसामा मीर, जो कि वेल डिजर्व्ड है और पाकिस्तान कप में परफॉर्म करके आ रहा है, तो उसामा मीर को उसकी जगह शामिल किया गया है। उस्मान कादिर की भी छुट्टी हो गई है, वो भी नई स्क्वाड में हमें नजर आ रहा। तो अब हमें उसामा मीर खेलते हुए नजर आएंगे एज अ राइट आर्म लेग स्पिनर, हाइटेड बॉलर है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उसामा के पास कि वो अपनी वर्थ को प्रूव करे, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करे। इसके अलावा जो आपसे बात करनी है वो ये है कि काफी लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि जी शर्जील खान डिजर्व करता था, उसको ओडीआई स्क्वाड में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि जबान जद-ए-आम था कि शर्जील खान कमबैक करने लगा है। तो आज शाहिद अफरीदी से भी ये सवाल हुआ कि शर्जील खान को आपने क्यों सेलेक्ट नहीं किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें उसकी फॉर्म और फिटनेस का कोई अमल दखल नहीं है। मुझे चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने मना किया है कि शर्जील खान को अभी सेलेक्ट नहीं करना, वही पुराने फिक्सिंग वाले जो मामला थे। तो अभी उसी वजह से नजम सेठी ने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, जिसकी वजह से शर्जील खान को 16 मेंबर स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। मेरे हिसाब से ये ज्यादती है और अगर आप उसको, वो डोमेस्टिक खेल रहा है, पीएसएल खेल रहा है, अगर हर चीज वो खेल रहा है तो व्हाई नॉट द नेशनल टीम, व्हाई नॉट। तो ये सबके लिए एक जैसा पैरामीटर बनाया करें, किसी के लिए कोई पैरामीटर है। आमिर के लिए नजम सेठी साहब कह रहे हैं जी वो अगर टीम में वापस आना चाहे तो मैं उसे नहीं रोकूंगा और ये वो, और दूसरी तरफ आप शर्जील खान के बारे में आपने सिलेक्शन नहीं होने दी, हालांकि वो अब जस्टिफाई कर रहा था अपनी सिलेक्शन को। तो शर्जील खान डिजर्व करता था, लेकिन बैड लक है उसके साथ और मेरे ख्याल में इस तरह की हरकतें अब नहीं होनी चाहिए पीसीबी चेयरमैन की तरफ से भी कि यार अगर वो हर फॉर्मेट खेल रहा है तो उसको अब टीम में सेलेक्ट कर लो, खिलाओ, जब पाकिस्तान को उसकी जरूरत है तो उसको इस्तेमाल कर लो। ओडीआई में नहीं करना तो टी20 में कर लो। खैर उसकी किस्मत, उनकी मर्जी भाई, जिन जड़े बैठे ने उन्हों की मर्जी।
इसके बाद सरफराज अहमद की इंक्लूजन के बारे में भी सवाल हुआ शाहिद खान आफरीदी से। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि क्योंकि व्हाइट बॉल के अंदर हमारे पास रिजवान मौजूद है और रिजवान टीम का मेन खिलाड़ी है, और उन्होंने इस पे एम्फेसाइज किया कि भाई वो मेन खिलाड़ी है टीम का, और जब तक रिजवान फिट है उस टाइम तक सरफराज ओडीआई टीम में जगह या व्हाइट बॉल टीम में जगह नहीं बना सकते। और उसके अलावा उन्होंने और भी कहा कि हमारे पास हसीबुल्ला भी है, हमारे पास और यंग विकेट कीपर्स हैं, हारिस का उन्होंने नाम लिया। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि शाहिद अफरीदी इंटरेस्टेड नहीं है सरफराज अहमद को व्हाइट बॉल फॉर्मेट में लेके आने के। इसके अलावा इमाद वसीम की वापसी की भी बातें हो रही थी। तो ये तो सबको पता ही है कि इमाद वसीम का जो क्या मसला है, क्या फड्डा है बाबर आजम के साथ। तो बाबर आजम कप्तान हो और इमाद वसीम उसकी टीम में खेल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वही हुआ। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा अगर स्टैंड लिया होगा तो वो इमाद वसीम के खिलाफ ही लिया होगा कि भाई इसको नहीं मैंने लेना टीम में। तो खैर शाहिद अफरीदी भी उनकी बात मान गए, और क्योंकि नवाज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इमाद की जगह भी बनना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसलिए इमाद वसीम, सरफराज अहमद और शर्जील खान जो है वो 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं है। और ये कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनके बारे में काफ़ी बातें भी हुई, काफ़ी सवालात भी हुए कि इनको क्यों नहीं लिया गया, हमें वजह बताई जाए। इसके अलावा अगर बात करें अमाद बट की, ये अमाद बट को जो प्रोबेबल्स में भी नहीं रखा गया, स्क्वाड में भी रखा गया। अमाद बट याद रहे कि पाकिस्तान कप जो अभी हाल ही में मुनक़िद हुआ है उसका बेस्ट प्लेयर हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, यानी कि वो एक ऑलराउंडर है, उसने बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। तो अमाद बट के साथ ये नाइंसाफ़ी है, और मेरा ये असूल रहा है कि हमेशा मैं जो जिस खिलाड़ी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है मैं उसके खिलाफ तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाता हूँ। इस बार मैं अमाद बट के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि अमाद बट डिज़र्व करता था कि उसको लिया जाता। वो फॉर्म में था, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था पाकिस्तान कप का। जब आप पाकिस्तान कप का बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैटर ले रहे हैं तो आपने पाकिस्तान कप का बेस्ट प्लेयर क्यों नहीं लिया? ये मेरा आपसे सवाल है। इसी तरह मैं आवाज़ उठाता रहूँगा उस्मान सलाउद्दीन के लिए जब तक वो पाकिस्तान कैप, टेस्ट कैप नहीं पहन लेता, जब तक वो टेस्ट मैच नहीं खेल लेता पाकिस्तान की तरफ से, मैं उसके लिए भी आवाज़ उठाता रहूँगा। तो इसके लिए जो है अमाद बट जो है, मैं चाहूँगा कि अमाद बट की परफॉर्मेंस भी जो है ये पहुँचे शाहिद खान अफरीदी तक और उनको पता चले। इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने आज बात की अहमद शहजाद के बारे में भी। उन्होंने कहा जी अहमद शहजाद को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम हमारी नज़रों में हो और तुम इसी तरह मेहनत करते रहो, क्योंकि अहमद शहजाद ने इस पाकिस्तान कप में तकरीबन मेरे ख्याल में 10 मैच खेले हैं तो 6 दफ़ा उन्होंने 50 रन बनाए हैं, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे ओडीआई में वापसी के लिए। लेकिन ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर में तो जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम ओडीआई स्क्वाड में। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैदान टेस्ट मैच की। क्या बात करें यार, ऑस्ट्रेलिया तो इतना मारता है घर में, इतना मारता है, बहुत ही मारता है यार। मतलब इस तरह होम ग्राउंड होम टीम्स जो है ना इस तरह मारा करती हैं विजिटिंग टीम्स को जिस तरह ऑस्ट्रेलिया मारता है। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने, कल तो 147 रन ही बनाए थे, बैड लाइट हो गई थी, 2 खिलाड़ी आउट थे। तो आज जो तौणी लगाई है आगे उन्होंने, जो तौणी ख्वाजा ने लगाई है, उस्मान ख्वाजा ने, और उसके बाद पहले उसने पार्टनरशिप की लबुशेन के साथ। लबुशेन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा 100 नहीं कर सका और वो 79 रन बना के आउट हुआ। उसके बाद स्टीव स्मिथ के साथ ख्वाजा खड़े रहे और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। स्टीव स्मिथ 100 करने में कामयाब हुए, सेंचुरी बनाई, 104 रन बनाकर आउट हुए। स्टीव स्मिथ आउट हो गए, फिर ख्वाजा खड़े हो गए ट्रेविस हेड के साथ, और ट्रेविस हेड ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 70 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। और दिन के आखिरी जो मराहिल थे उसके अंदर ट्रेविस हेड भी आउट हो गए। तो अब मैट रिंशा आए हैं क्रीज के ऊपर और उस्मान ख्वाजा नॉट आउट हैं 195 पे, यानी कि कल हम उनकी डबल सेंचुरी देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर है वो 475 फॉर 4 है। और बैटिंग अप्रोच से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक बार बैटिंग करना चाह रहा है और वो दोनों दफा साउथ अफ्रीका को आउट करने की कोशिश करेंगे इस मैच के अंदर। और इसमें भी अपर हैंड लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का, और आराम से मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी जीतने में कामयाब हो जाएगा। ये थी आज की जो वर्ल्ड की जो क्रिकेट की न्यूज़ थी, जो डेवलपमेंट्स थी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान जो है इस मैच को जीतेगा। मैं ड्रॉ नहीं चाहता, मैं जीतना चाहता हूँ यहाँ से ये मैच। इवन के हमारे 0 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं, लेकिन मैं ऑप्टिमिज्म की इंतहा पे पहुँचते हुए, ऑप्टिमिज्म की बुलंदियों को छूते हुए ये मैं अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ और पाकिस्तानी टीम से उम्मीद भी लगा रहा हूँ कि पाकिस्तान कल ये मैच जीत के हमें ग्लोरी देगा। हम घर में हारना मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरी बहुत दुआ है भाईजान, जित जाना, नहीं तो बड़ी भैड़ी होनी तुहाडे नाल, याद रखना, ठीक है ना। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।